सन 2000 की गर्मियों तक सिएरा लियोन में गृहयुद्ध एक दशक से भी अधिक समय से चल रहा था। वेस्ट साइड बॉयज एक सशस्त्र गुरिल्ला समूह था जो जंगल में अमेरिकी गैंगस्टर संस्कृति के अनुसार खुद को प्रस्तुत करता था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार वे अजीब कपड़े, महिलाओं की विग और चप्पल पहनते थे और प्रायः नशे में रहते थे। वे खुद को गोलियों से अजेय मानते थे। 25 अगस्त को रॉयल आयरिश रेजिमेंट के 11 सैनिकों और एक सिएरा लियोन सेना के संपर्क अधिकारी की एक वाहन गश्ती वेस्ट साइड बॉयज के क्षेत्र में गई और अचानक खुद को एक सशस्त्र और शत्रुतापूर्ण भीड़ से घिरा हुआ पाया। कैदी बनाए गए लोगों को एक किलेबंद जंगल के ठिकाने में रखा गया जो वेस्ट साइड बॉयज की पिछली जीतों के कट्टे सिरों से सजा हुआ था। सैनिकों की रिहाई के लिए बातचीत रुकने के बाद ऑपरेशन बर्रास नाम से संयुक्त बचाव अभियान शुरू हुआ। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक बेहद साहसी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की है, जिसे खतरनाक होने के कारण ऑपरेशन सर्टेन डेथ नाम दिया गया। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 21वीं सदी की शुरुआत में पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन अराजकता में था। इस देश को दशकों से भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता ने तबाह कर दिया था। 1991 में आखिरकार एक पूर्ण पैमाने का गृहयुद्ध छिड़ गया जब रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट आरयूएफ की विद्रोही सेनाओं ने सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। आरयूएफ एक क्रूर आतंकवादी समूह था जिसे सत्ता और देश की हीरा खदानों पर नियंत्रण पाने की लालसा ने प्रेरित किया था। उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। उनके पीड़ितों पर किए गए व्यापक बलात्कार, हत्या और अंगभंग की कहानियां जल्द ही पूरे विश्व में फैल गईं। जिस आरयूएफ अंगभंग का यातना के रूप में इस्तेमाल करने और महिलाओं व लड़कियों की तस्करी कर उन्हें यौन दासियों के रूप में प्रयोग करने के लिए कुख्यात था। उन्होंने गांवों में आतंक फैलाया और पिता को मजबूर किया कि वे अपनी बेटियों के सामूहिक बलात्कार को देखें। छोटे लड़कों को अपने ही परिवारों को यातना देने और मारने पर मजबूर किया गया ताकि उन्हें संवेदनाहीन और क्रूर बनाकर विद्रोही समूहों में शामिल किया जा सके। अप्रैल 2000 में जब आरयूएफ राजधानी फ्रीटाउन पर हमला करने वाला था, ब्रिटिश सेना, जिसमें पैराशूट रेजिमेंट सबसे आगे थी, को बुलाया गया ताकि सभी ब्रिटिश और सहयोगी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। विद्रोही खतरे को तुरंत दबाने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और प्रशिक्षण टीम बनाई गई। 3 महीने बाद रॉयल आयरिश रेजिमेंट पहुंची ताकि एसएलए को बुनियादी सैन्य अनुशासन और युद्ध रणनीति सिखाई जा सके। अंतिम लक्ष्य एसएलए विद्रोहियों को हराकर तबाह देश में पुनः स्थिरता लाना था। मूल रूप से युद्ध में शामिल वेस्ट साइड बॉयज एक मिलिशिया समूह था जो शुरू में रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के प्रति वफादार था, जो विद्रोही सेना थी और एक समय सिएरा लियोन सरकार का विरोध करती थी। बाद में उन्होंने पक्ष बदल लिया और सरकार की ओर से आरयूएफ के खिलाफ लड़ाई की। बदले में उन्हें चिकित्सा सामग्री और हथियार मिले। हालांकि उन्होंने एसएलए में शामिल होने से इनकार कर दिया और डाकुओं की तरह काम करना पसंद किया। उनका नाम रखने का मुख्य कारण था कि वे अमेरिकी रैपर टुपैक शकूर के संगीत को बहुत पसंद करते थे। जब विद्रोहियों ने 1997 में सत्ता पर कब्जा किया तो फ्रीटाउन की जेलें खोल दी गईं, जिससे सैकड़ों चोर, बलात्कारी, हत्यारे और अन्य कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाहर आ गए, जिनमें कुछ पूर्व एसएल आर्मी के सदस्य, नागरिक और बाल सैनिक भी शामिल थे, जो वेस्ट साइड बॉयज की पंक्तियों में शामिल हो गए। शावर कैप्स और फ्लोरेसेंट विग्स पहनकर और अपनी अमरता सुनिश्चित करने के लिए वुडू ताबीज के टैटू का इस्तेमाल करते हुए वे अधिकतर समय या तो नशे में रहते थे या मीठी ताड़ी पीकर मदहोश रहते थे। इन वेस्टसाइडर्स में से कुछ ने खुद को फूले हुए खिताब और सेना की रैंकें दे रखी थी, जैसे ब्रिगेडियर बॉम्ब ब्लास्ट, कर्नल कंबोडिया या कमांडर कट हैंड्स जैसे अजीब नाम। 25 अगस्त 2000 को मेजर एलन मार्शल ने अपने गश्ती दल का नेतृत्व किया और वे अपने बेस वाटरलू से निकले, जो सिएरा लियोन के वेस्टर्न एरिया रूरल डिस्ट्रिक्ट की राजधानी है। वे एसएलए के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट मूसा बंगुरा को मासिया का शहर तक ले जा रहे थे। वहां पहुंचकर
उन्हें सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन के जॉर्डनी शांति रक्षकों से मिलना था। वापसी पर गश्ती दल को रोकेल क्रीक क्षेत्र के दूरदराज गांवों की जांच करने और यह देखने की सलाह दी गई कि क्या सहायता एजेंसियों को वहां के नागरिकों की मदद के लिए पहुंच प्रदान की जा सकती है। परंतु हा निर्णय धोकादायक ठरला, कारण हा परिसर वेस्ट साइड बॉयजच्या प्रदेशात खोलवर होता। ब्रिटिश सैनिक मुख्य रास्ते से हटकर एक गहरे गड्ढों वाली कच्ची सड़क पर चल रहे थे, जो उन्हें जंगल के गहराई में ले जा रही थी। खुली जगह पर पहुंचते ही एक विद्रोही मशीन गन लेकर आगे वाली लैंड रोवर के सामने आ गया। ब्रिटिश सैनिकों ने खुद को लगभग 150 वेस्ट साइड बॉयज से घिरा पाया, जिनमें से कुछ दोनों ओर से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर ताने हुए थे। एक ZPU 2 से लैस बेडफोर्ड कट ऑफ ट्रक तेजी से पीछे आकर खड़ा हो गया, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। ब्रिटिश सैनिक संख्या में कम, हथियारों में कमजोर और फंसे हुए थे। मेजर मार्शल ने विद्रोही नेता कर्नल सैवेज से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन शराब, नशे और एक दूसरे की उग्रता से भरे हुए उस समूह ने सैनिकों की पिटाई की और उन्हें निहत्था कर दिया। इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर डोंगी से नदी पार कर वेस्ट साइडर्स के मुख्यालय गैबरी बारना ले जाया गया, जहां वे अपने बॉस ब्रिगेडियर फोर्डे कैलई से मिलने वाले थे। मोलभाव का नेतृत्व रॉयल आयरिश रेजिमेंट की 1st बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साइमन फोर्डहैम ने किया। उनके साथ लंदन से बुलाए गए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बंधक वार्ताकार सहित एक छोटी टीम थी। फोर्डहैम को फोर्डे कैलई से मगबेनी गांव के रास्ते के अंत में मिलना पड़ा, क्योंकि वह लोगों को पास आने की अनुमति नहीं दे रहा था। 29 अगस्त को फोर्डहैम ने जीवन का प्रमाण मांगा, इसलिए कैलई मार्शल और कैप्टन एड फ्लैहर्टी को अपने साथ बैठक में ले गया। फ्लैहर्टी ने फोर्डहैम से हाथ मिलाते समय गुप्त रूप से गाबेरीबाना गांव का नक्शा दिया, जिसमें सैनिकों को कैद रखने वाली इमारत, विद्रोहियों के हथियार और सुरक्षा व्यवस्था के नोट्स शामिल थे। 2 दिन बाद 5 बंधकों को चिकित्सा सामग्री और एक सैटेलाइट फोन के बदले रिहा किया गया। बाद में वेस्ट साइड बॉयज के स्वयंभू प्रवक्ता कर्नल कंबोडिया ने सैटेलाइट फोन से BBC को संपर्क कर एक लंबा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगें रखी। इनमें सिएरा लियोन अधिकारियों द्वारा कैदियों की रिहाई और लोमे शांति समझौते की पुनः वार्ता की मांग शामिल थी। कर्नल कंबोडिया ने फोन पर इतना समय बिताया कि बैटरी खत्म हो गई, लेकिन इससे रॉयल कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स को उनकी सटीक लोकेशन पता लगाने में मदद मिली। इसी दौरान 2 स्पेशल एयर सर्विस वार्ताकारों को आखिरकार बुलाया गया। क्योंकि वेस्ट साइड बॉयज 2 कैंपों में बंटे हुए थे, उनका मुख्य मुख्यालय गाबेरीबाना में था और नदी के दूसरी ओर मगबेनी गांव था, इसलिए यह साफ था कि स्पेशल एयर सर्विस अकेले ही बचाव अभियान नहीं चला सकती थी। इसलिए पैराशूट रेजिमेंट की 1ली बटालियन ने स्पेशल फोर्सेस का समर्थन करने के लिए एक बढ़ी हुई कंपनी तैयार की। 2 सितंबर को 2 स्पेशल एयर सर्विस निगरानी टीमें गांव के पास तैनात की गई, एक रोकुल क्रीक के इस पार और दूसरी उस पार। जिन हमला नौकाओं में उन्हें ले जाया गया, उन्हें रॉयल नेवी की स्पेशल बोट सर्विस उशिन डिली की सन्नक्याली बोट सर्विस के जवान चला रहे थे। वेस्ट साइड बॉयज की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। हाईटेक सुनने वाले उपकरणों और विजन एनहांसर्स का इस्तेमाल करके खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा रही थी और हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट्स की पहचान की जा रही थी। ए कंपनी दक्षिण में मगबेनी पर हमला करेगी, जबकि डी स्क्वाड्रन एसएस उत्तर में गाबेरी बारना में रॉयल आयरिश सैनिकों को मुक्त करेगी। भूभाग के कारण सैनिकों को भूमार्ग से न भेजने का निर्णय लिया गया। इस काम के लिए नंबर 7 स्क्वाड्रन के 3 रॉयल एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस चिनूक हेलीकॉप्टरों का उपयोग होना था। 9 सितंबर को कर्नल कंबोडिया ने एक नई मांग रखी। बाकी बंधकों को तभी रिहा किया जाएगा जब सिएरा लियोन में नई सरकार बनेगी। चिंताएं बढ़ रही थी कि यह मांगे सिर्फ समय निकालने की चाल है, ताकि बंदी सैनिकों को और अंदर ले जाया जा सके। इसलिए हमला करने का फैसला लिया गया। अगले दिन सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। दोनों गांवों पर एक साथ हमला किया गया। राहत टीमों को स्पेशल लिएजॉन अथॉरिटी संपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट मूसा बंगुरा को भी निकालने का कार्य सौंपा गया था।
जैसे ही स्पेशल एयर सर्विस टीम ने सुनिश्चित किया कि वेस्ट साइड बॉयज हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनकर बंधकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उन्होंने कार्रवाई शुरू की। चिनूक हेलीकॉप्टरों ने रोकेल क्रीक के ऊपर नीचा उड़ान भरते हुए कई गांवों की झोपड़ियों की छतें उड़ा दी, जिनमें रॉयल आयरिश वाली इमारत भी शामिल थी। स्पेशल एयर सर्विस ऑब्जर्वेशन टीम ने गाबेरी बारना पहुंचकर वेस्ट साइड बॉयज से मुठभेड़ की। चिनूक हेलीकॉप्टरों ने क्षेत्र पर एम की 134 मिनीगन से फायरिंग की, जबकि 2 लिंक्स हेलीकॉप्टरों ने गांवों पर हमला कर लैंडिंग जोन बनाने और भारी हथियारों को नष्ट करने का प्रयास किया। स्पेशल एयर सर्विस सैनिकों ने फास्ट ट्रोपिंग से गांव में प्रवेश किया और तुरंत गोलीबारी में फंस गए। विरोध के बावजूद उन्होंने गांव खाली कराया और आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को गिरफ्तार किया, जिनमें वेस्ट साइड बॉयज के नेता फॉडेट कैले भी शामिल थे। ब्रिटिश सैनिकों को आसानी से ढूंढ लिया गया, लेकिन लेफ्टिनेंट बंगुरा को वेस्ट साइड बॉयज द्वारा खुले शौचालय के रूप में इस्तेमाल की जा रही एक गंदी गड्ढी में पाया गया। भूखे प्यासे पीटे गए और 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय तक सिर्फ गंदा बारिश का पानी और बासी पेशाब पीने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाना पड़ा। मिशन शुरू होने के 20 मिनट के भीतर ही रॉयल आयरिश के शेष सदस्यों और बंगुरा को सुरक्षित निकाल लिया गया। 22 सिएरा लियोनी नागरिकों को भी मुक्त किया गया। वेस्ट साइड बॉयज इन पुरुषों को नौकर और महिलाओं को सेक्स स्लेव के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। मैकबेनी में एक कंपनी ने गांव की ओर जाने से पहले दलदली भूमि पर उतरना किया। प्रत्येक प्लाटून ने भवनों के समूह पर हमला किया, गोला बारूद का भंडार ढूंढा और उसे निष्क्रिय कर दिया। सुबह 8 बजे तक गांव सुरक्षित था और जवाबी हमले रोकने के लिए रास्तों पर क्लेमोर विस्फोटक बिछाए गए थे। जंगल में वेस्ट साइड बॉयज की तलाश शुरू हुई, जो झाड़ियों में छिपे हो सकते थे। वाहन और भारी हथियार नष्ट किए गए, जिनमें वह बेडफोर्ड लॉरी और ZPU 2 भी शामिल थे, जिन्होंने 17 दिन पहले रॉयल आयरिश पेट्रोल को रोका था। पार्रास द्वारा ब्रिटिश लैंड रोवर भी बरामद। उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टरों द्वारा हटा दिया गया। लगभग दोपहर 2 बजे अंतिम ब्रिटिश सैनिकों ने उस क्षेत्र को त्याग दिया था। RFS सर परसिवल पर पकड़े गए गश्ती दल के बचे हुए सदस्यों से कर्नल फोर्डहम मिलने आए। उन्होंने कहा, कठिनाइयों के बावजूद वे अच्छे दिख रहे थे, हालांकि शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए थे। मेडिकल जांच के बाद रॉयल आयरिश सैनिकों को परिवार को फोन करने दिया गया। फिर वे फ्रीटाउन में अपनी बटालियन में वापस लौटे। ऑपरेशन वरस में भाग लेने वालों को कई वीरता पदक दिए गए। यह पहला ऑपरेशन था जिसमें SAS को ब्रिटिश सेना के अन्य सैनिकों को बचाने भेजा गया था। बचाव अभियान में 12 ब्रिटिश सैनिक घायल हुए, एक गंभीर रूप से। ये SAS सैनिक ब्रैडली टिनियन कार्रवाई में मारे गए, जो टकराव की शुरुआत में ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि वेस्ट साइड बॉयज के करीब 80 सदस्य मारे गए थे। कई को पकड़ लिया गया और बाकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन बर्रास के 2 हफ्तों के भीतर 371 वेस्ट साइडर्स जॉर्डन के शांति रक्षकों की हिरासत में थे। कैद में रहे कैले ने सिएरा लियोन रेडियो पर संदेश प्रसारित कर बचे हुए वेस्ट साइड बॉयज से समर्पण करने की अपील की। देश के सूचना मंत्री ने घोषणा की कि विद्रोही गिरोह एक सैन्य खतरे के रूप में समाप्त हो चुका है। 2 साल बाद जब सिएरा लियोन में गृह युद्ध आखिरकार समाप्त हुआ, तो अनुमान लगाया गया कि करीब 2.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे और 50,000 से 70,000 के बीच लोग हताहत हुए थे।